बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कॉपर वायर। कि हमारे पास एक कॉपर वायर है, उसके एंड्स पर आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर नंबर 1 इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, एंड नंबर 2 डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। तो आप उस वायर का लेंथ जब वो डिक्रीज करते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो हमें इफेक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम करना है, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर। ओके, अब इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो आपने याद रखना है। अब ये फार्मूला हमारी बुक में अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन हम इसको जब ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए वो जस्ट आपने वो फार्मूला याद रख लेना है, ठीक है। उसकी डेरिवेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। अगर आप उसकी डेरिवेशन करना चाहते हैं तो डेरिवेशन आप कर भी सकते हैं। तो जो फार्मूला है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि I इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू NEAVD, ठीक है जी। यहाँ पे I जब वो करंट को शो कर रहा है, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ पर N से मुराद है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E जो है वो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को जाहिर करता है, एरिया। और यहाँ पर VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक हो गया। ये इस इक्वेशन में नोमेनक्लेचर है जिसमें NEAV क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो करंट है वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होंगे, करंट जब वो ज़्यादा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है जी। एरिया और VD, ओके। तो करंट का अब VD के साथ यहाँ पर रिलेशन है, करंट का एरिया के साथ रिलेशन है, करंट का E के साथ और करंट का N के साथ। अब हमें जब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता इंफॉर्मेशन चाहिए, पता करना है कि वोल्टेज को बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला साइड पे कर लेते हैं। तो VD बराबर होगा I ओवर NEA, ठीक हो गया, ओके। अब यहाँ पर I की वैल्यू हम पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम जानते हैं कि I बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पे I बराबर होता है V ओवर R। इसको अगर आप 1 कह दें, सो पुट इन 1, I की वैल्यू यहाँ पे 1 में पुट कर दें तो VD का जो फार्मूला बनेगा, VD इज इक्वल टू I की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी V ओवर R, नीचे है NEA। अब ये जो R है ये नीचे आ सकता है, तो हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा V ओवर NEAR। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम ये सारी क्वांटिटीज को कांस्टेंट मान लें
तो V और VD का जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा. सो VD is proportional to capital V. So this implies that if we increase the potential difference, then what will happen? The velocity of the electron, that is drift velocity, will also increase. ठीक है जी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज करने से बढ़ जाएगी. अब ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इसकी क्या लॉजिक बनता है कि वोल्टेज बढ़ाने से वेलोसिटी भी बढ़ेगी. अब ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी. ठीक है, जैसे आप ये रिलेशन जानते हैं ना, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी. तो वेलोसिटी जो है, वोल्टेज जो है वो E और D का प्रोडक्ट भी होता है, ये भी फॉर्मूला हम जानते हैं. अब यहाँ से V और E जो है वो आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में. अगर हम D को कांस्टेंट माने, सो दिस इंप्लाइज दैट V इज प्रोपोर्शनल टू E. तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है फर्ज करें वो इधर मूव कर रहा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ बैटरी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी इस थर्मल वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन जब वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा और ऐसे. ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी. एक्चुअली ये वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ये वाली. तो ये तो ड्रिफ्ट हुआ है ना यहाँ पर, ये जब वो वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, तो कितना मुड़ा है ये वाली चीज जब आपको बताएगी, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. अब अगर हम E को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो यही इलेक्ट्रॉन अगर फर्ज करें अपनी थर्मल वेलोसिटी से इधर जा रहा था, तो अगर हम वोल्टेज को और बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगा, तो फोर्स बढ़ेगी ना. तो F इज इक्वल टू QE हमने पढ़ा है, F इज इक्वल टू QE. तो वोल्टेज बढ़ाने से E बढ़ा और E बढ़ाने से क्या बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी. तो ये जो फोर्स जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा ड्रिफ्ट होगा. ठीक है, ये लॉजिक है कि पोटेंशियल बढ़ाने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बढ़ती है. इस वजह से अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, तो E बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा तो वो ज्यादा ड्रिफ्ट होगा. ठीक है, वो ज्यादा ड्रिफ्ट होगा, तो ये वाली हमारे पास ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी VD, तो ये ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. सो पहले ऑप्शन का आंसर हमारे पास क्या हो गया कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी. उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर, कि अगर हम लेंथ और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा. अब फार्मूला हम जानते हैं, एज वी नो दैट कि R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A. तो अब यहाँ पर अगर हम एरिया और रेजिस्टिविटी को एज अ कांस्टेंट माने, तो हमारे पास R और L का रिलेशन क्या हो जाएगा, सो R इज प्रोपोर्शनल टू L. ठीक हो गया. तो अब अगर हम यहाँ पे लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी. उसके बाद टेम्परेचर का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, वो भी डायरेक्ट होता है. अगर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ मेटल्स में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल आल्सो इंक्रीज. तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस जब इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस will also increase. तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी. अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी. तो इसका भी रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है. ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस है वो
टेम्परेचर को जितना आप चेंज करेंगे उतना रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। सो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये क्या बता रही हैं कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ और लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप लेंथ को डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस फिर से डिक्रीज होगी। तो दोनों सूरतों में डिक्रीज हो रही है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो इस रिलेशन के मुताबिक वी डी और आर आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन में है। ठीक है, तो अगर हम आर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यस, लेंथ को डिक्रीज करने से, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो यहां से हमने ये रिलेशन निकाला कि वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज हो रही है, आपने लेंथ को डिक्रीज कर दिया, आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। तो इन दोनों को आप डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस जब वो कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगी तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने दूसरे ऑप्शन का जवाब क्या होगा कि लेंथ और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? सो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि डू बैंड्स इन अ वायर अफेक्ट्स इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। कि किसी वायर में जो बैंड्स होते हैं क्या वो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मुतासर करते हैं। ठीक है जी, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो अब रेजिस्टेंस का जो हमारी बुक में जो फार्मूला दिया गया है वो है कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब अगर इस फार्मूले में से गौर से देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टिविटी मतलब नेचर ऑफ दैट मटेरियल पे डिपेंड करती है, एज वेल एज टेम्परेचर। तो फिलहाल टेम्परेचर का यहाँ पे जिक्र नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हम अगर इसमें थोड़ा सा बेंड लेकर आते हैं, उस वायर को थोड़ा सा जब वो बेंड करते हैं तो बेंड करने से क्या उसकी इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है क्या उस पर चेंज आता है। ठीक है, तो देखें फर्ज करिए हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। हमने इसको थोड़ा सा जो है वो ऐसे बेंड कर दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा बेंड करेंगे तो ये जो हमारे पास इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल डज नॉट चेंज एज वेल एज लेंथ, जो लेंथ है वो भी क्या है, चेंज ना हो। तो लेंथ भी जो है वो चेंज नहीं हो रही, लेंथ डज नॉट चेंज टू। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज। ठीक है जी, तो क्योंकि इसका जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आपने बेंड कर दिया है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी जो है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर बेंड होने से क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। और आपने इसको बेंड किया है, बेंड आपने अगर इसको इस तरह कर दिया कि उसको स्ट्रेच कर दिया है या इसको आपने कंप्रेस कर दिया है तो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर आप उसको कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या उसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगी। तो अगर आप स्ट्रेचिंग भी कर रहे हैं या आप जब वो कंप्रेसिंग कर रहे हैं तो इन दोनों सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से फिर रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। तो क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमने इसको थोड़ा सा बेंड किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेंड करने पर एल और ए पे कोई चेंज नहीं आता। रेजिस्टिविटी तो ऑलरेडी जब कांस्टेंट है, क्योंकि अगर ये मेटल की वायर बनी है तो अगर हम इसको थोड़ा सा आयरन की है या गोल्ड की है, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करते हैं तो वो गोल्ड की रहेगी, आयरन की रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको थोड़ा सा बेंड करता हूँ तो वो आयरन से जब वो गोल्ड में बन जाती है, ऐसा तो नहीं है। तो लिहाजा उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो तो कांस्टेंट हो गई। तो अगर लेंथ भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है,
तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया, अदरवाइज इट विल चेंज। तो इसका फिर आप आंसर क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर बड़ा आसान ही है, आप खुद से भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को देखते हुए कि जो बेंडिंग है वो लेंथ और एरिया को अफेक्ट नहीं करती है। अगर लेंथ और एरिया को अफेक्ट नहीं करती है तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो भी अफेक्ट नहीं होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स गिवन इन द फिगर ए एंड बी। दो तस्वीरें आपको नीचे दिखाई दी होंगी, इनके आपने रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ ईच, और हर एक की जो टॉलरेंस है वो आपने बतानी है कि कितनी है। एंड व्हाट इज मेंट बाय द टॉलरेंस, और टॉलरेंस क्या होती है इसको आपने एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना है। ओके, तो ये हमारे पास दो पिक्चर है ए एंड बी, इनके ऊपर कुछ बैंड्स बने हुए हैं। ठीक है, ये 4 बैंड रेजिस्टर्स कहलाता है, ये भी 4 बैंड रेजिस्टर्स कहलाता है, उसके ऊपर 4 बैंड्स हैं। इस तरह 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमने इसकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर बने हुए जो बैंड्स होते हैं वो एक कलर के होते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो है, इसमें जो पहला बैंड है वो ब्राउन है, दूसरा बैंड जो है वो ग्रीन है, थर्ड बैंड 4 है, और ये जो आखिरी बैंड है ये गोल्ड है। ठीक हो गया। इसमें जो 3 बैंड जो करीब करीब दिखाई दे रहे हैं वो भी जो कि कलर्ड हैं, और जो लास्ट जिसमें कुछ दूरी पे है, फासले पर है, वो हमारे पास चौथा बैंड है। तो अगर जो ये लास्ट बैंड जो कि थोड़ा सा दूर होता है ये जो है वो उस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, जो लास्ट बैंड होता है ये उसकी टॉलरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसकी बर्दाश्त के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, उसके बाद जो ये जो 3 बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इन बल्कि सारे जितने भी कलर्स होते हैं उन सब की एक वैल्यूज हैं वो आपको याद होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो फलां कलर है वो उसका कितनवा नंबर है टेबल में। ठीक है, टेबल आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो ये टेबल है वो आपने ज़बानी याद रखना है और इसकी वैल्यूज भी आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अब इस टेबल में जो आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं उसको आप कैसे याद रखेंगे, उसको याद रखने का जो तरीका है वो मैंने यहाँ पे कुछ एक वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो इसमें जो आपको ये नज़र आ रहे हैं BBROY GBVGW, ये आपने जब वर्डिंग याद रखनी है। और आप इसको कैसे याद रखेंगे, जो पहला जो वर्ड है वो 0 से स्टार्ट होगा, ये इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक हो गया। तो इस तरह ये कलर्स की आपने वैल्यूज है वो याद रख लेनी है। ओके, एक बात आपने ये याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हम अपने रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर में जो पहला कलर है वो ब्राउन है। ठीक है, और इस टेबल में ब्राउन की जो वैल्यू है वो आपने देख लेनी है। फिर उसके बाद जो ग्रीन है, ग्रीन की आपने वैल्यू जब उस टेबल में देख लेनी है, ग्रीन का कितना नंबर है। उसके बाद जो रेड है वो आप देख लेंगे कि उसका कितना नंबर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो जो पहला जो बैंड होगा, पहला और जो दूसरा बैंड होगा, इसकी आपने टेबल से वैल्यूज को देख लेना है। ठीक हो गया। और जो तीसरा बैंड होगा इसकी भी आपने टेबल से वैल्यू देखनी है, लेकिन जो तीसरा बैंड होगा ये मल्टीप्लाई का नंबर होगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 10 की पावर 5, इस तरह जब वो कोई नंबर होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक हो गया। तो अब इसकी रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट बैंड जो कि ब्राउन है, तो ब्राउन की जो वैल्यू है वो टेबल के मुताबिक कितनी होगी। तो आप देख रहे हैं कि टेबल में जो ब्राउन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है। सो फर्स्ट बैंड
फर्स्ट बैंड हैज वैल्यू इज इक्वल फर्स्ट बैंड हैज वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। ब्राउन की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद ग्रीन की अगर आप वैल्यू देखें तो जो ग्रीन की जो वैल्यू है उस टेबल में, तो वो हमारे पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक हो गया। तो सेकंड बैंड जो है, सेकंड बैंड की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 5। उसके बाद जो थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड होता है मल्टीप्लायर, मतलब 10 की पावर जो है वो कितनी हो। तो टेबल के मुताबिक ही आपने देखना है कि थर्ड बैंड का कलर कौन सा है, जितना उसका कलर होगा उतनी उसकी 10 की पावर आपने लेनी है। ठीक है। तो टेबल के मुताबिक जो रेड है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो लिहाजा तो 10 की पावर आप कितनी लेंगे, 2 लेंगे। तो मल्टीप्लायर कितना होगा इसका, इसका मल्टीप्लायर होगा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 मतलब 100। ठीक है, 10 की पावर 2 मतलब 100 या 10 की पावर 2। अब इन सबको कंबाइन करके लिखना है, तो कंबाइन करके लिखेंगे तो वो रेजिस्टेंस आ जाएगी इस रेजिस्टर की। ठीक है जी। सो रेजिस्टेंस बराबर होगी, इन सबको आप इकट्ठा लिख दें, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ठीक हो गया। तो ये इसकी आ गई रेजिस्टेंस। अब जो चौथा बैंड है उसको भी आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो वो आपको बताता है टॉलरेंस, कि टॉलरेंस कितनी होती है। ठीक हो गया। तो गोल्ड की जो टॉलरेंस है वो आप टेबल में देख रहे हैं कि टेबल में जो जो गोल्ड की वैल्यू है वो हमारे पास होता है ±5%। ठीक है, 5% जो है वो टॉलरेंस होती है गोल्ड की, तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे ±5%। ठीक हो गया, 5%। अब इसको ±5% का मतलब क्या है, ±5% का मतलब ये है कि ये जितनी वैल्यू हमारे पास आई है ना, इसका 5% प्लस में और इसी वैल्यू का 5% माइनस में। ठीक हो गया। फिर से टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त, कि इसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है और मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है रेजिस्टेंस की, तो वो आपको बताता है टॉलरेंस। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज 1500 ±5%। तो 1500 का 1500 का 5% कितना होगा, तो 1500 का 5% कितना होता है, तकरीबन 75 होता है। ठीक है। अगर आप उसको निकालना चाहें यहाँ पर तो आप इसको ऐसे निकाल भी सकते हैं, 1500 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 आएगा। तो 75 जो है वो 75% जो है वो 1500 का बनता है। मतलब कि 1500 में अगर आप 75 ऐड करते हो और 1500 में 75 माइनस करते हो, तो प्लस करने से एक नंबर आएगा, माइनस करने से एक नंबर आएगा, तो ये रेंज होगी इसकी। ठीक है, कि इस रेंज में इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ओके। तो 1500 का 5% 75 होगा, तो लिहाजा इसकी जो रेंज होगी हमारे पास 1500 प्लस 75 और 1500 माइनस 75। तो प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 और 75 ओम। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। इसी तरह आप 1500 से 5 जब वो माइनस कर दो तो तकरीबन कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 341 ओम। तो तकरीबन इतना आ जाता है। तो ये हमारे पास रेंज हो गई इसकी, कि इस रेंज में इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। तो यही टॉलरेंस का मतलब होता है कि टॉलरेंस जो है वो उसकी रेंज को डिसाइड करता है, बर्दाश्त को डिसाइड करता है कि उसकी कितनी को बर्दाश्त है, मैक्सिमम कितनी बर्दाश्त है, उसकी मिनिमम कितनी बर्दाश्त है, टॉलरेंस। ठीक हो गया।
इसी तरह एक दूसरा हमारे पास पिक्चर है, इसमें येलो वाइट ऑरेंज, ठीक है जी, और इसका जो बैंड है वो हमारे पास सिल्वर है। तो अब आपने इसकी जो वो खुद से वैल्यू निकालनी है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। येलो की वैल्यू आप इस टेबल में देख लेंगे, ठीक है। इसी तरह वाइट की वैल्यू आप इस टेबल में देख लें, ऑरेंज की वैल्यू देख लें, सिल्वर की वैल्यू देख लें, ठीक हो गया। तो इस तरह ये आपने फिर इसको ऐसे लिख लेना है और बताना है कि इसकी रेंज हमारे पास कितनी होगी। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। कि कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के राइज करने से इंक्रीज क्यों होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यूज के हवाले से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी ये कई बार एग्जाम्स के अंदर जो है वो पूछा जा चुका है, तो इसको आपने लाजमी जो है वो प्रिपेयर करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास सिंपल एक एटम है, बहुत सारे एटम हो सकते हैं लेकिन मैं इसको जो है वो एक ही एटम जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि एट रूम टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि वो जो एटम होते हैं उस मेटल्स के वो वाइब्रेट करते रहते हैं, उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है वो कंटिन्यूसली जो है वो जारी रहती है। क्यों जारी रहती है? क्योंकि नेचर से उसको जब वो हीट जब वो उस मटेरियल को जब वो मिलती रहती है और उस हीट की वजह से वो हर वक्त जब वो मोशन में रहता है, ठीक हो गया। अच्छा, मतलब कि अगर वो हर वक्त मोशन में रहता है तो वो एक ख़ास एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो वाइब्रेट करता है। मान लीजिए कि हमारे पास शुरू में रूम टेम्परेचर पर वो जो एटम है वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक हो गया। अब इसकी जो वाइब्रेशनल मोशन है वो ज़रा कम है, मतलब कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, अगर हम इसके एम्पलीट्यूड की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो इतना डिस्टेंस है ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड। फर्ज करें ये x0 है, मतलब कि ये इतने एम्पलीट्यूड के साथ ये वाइब्रेट कर रहा है। और अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आएंगे तो ये सामने वाइब्रेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आएंगे तो फर्ज करें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके साथ कोलिजन कर रहा है या करेगा, जब ये इसके सामने से गुजरेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये आखिरी दो इलेक्ट्रॉन फर्ज करें कि ये ऐसे सीधे पास कर जाते हैं इन दोनों, ये पहले वाले को और आखिरी वाले को इस एटम के साथ कोलिजन करने का मौका नहीं मिलता, तो मतलब वो आसानी के साथ जब वो गुजर जाएंगे। तो जो दूसरा नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है वो फर्ज करें कि वो उसके टकरा रहा है, तो रेजिस्टेंस का वाइस कौन होता है? नंबर ऑफ कोलिजन्स, चांसेस ऑफ कोलिजन्स। जितने चांसेस ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो उतनी ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ कोलिजन कर रहा है और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ी आसानी से गुजर रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमें करंट मिलेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन जब वो गुजरे हमें कुछ ना कुछ करंट मिला। लेकिन अब अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया टू सम एक्सटेंट T, ठीक है, इससे बढ़ाकर हमने T टेम्परेचर उसका कर दिया। अब क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मतलब कि हीट देने से टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, हीट का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये हम रिलेशन जानते हैं ना, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। तो हम इतनी इसको हीट दे रहे हैं और उसका जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ रहा है, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अब जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे एटम्स, तो हीट को एब्जॉर्ब करने पर उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन, पहले अगर वो कम वाइब्रेट कर रहे थे कम एम्पलीट्यूड के साथ, तो अब उनका जो एम्पलीट्यूड है वो पहले से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा तो हम क्या देखेंगे कि वो दो इलेक्ट्रॉन जो पहले जो है वो इस एटम के साथ नहीं टकरा रहे थे, सिर्फ एक एटम जो है वो टकरा रहा था और रेजिस्टेंस का बाइस बन रहा था, अब जो है वो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा होने की वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन के चांसेस भी इसके साथ टकराने के बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि अब जो है वो ये ज्यादा जो है वो वॉल्यूम में वाइब्रेट कर रहा है। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है
वो हमारे पास क्या हो गया, और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो पहले एटम जो है वो इतने इतने एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा था, और ये इलेक्ट्रॉन जब वो ये वाला इलेक्ट्रॉन से टकराया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब वो यहाँ से गुजर गया। लेकिन अब जब ये इतने एम्पलीट्यूड के साथ टकराएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो पहले फ्री गुजर रहा था, अब उसके भी टकराने के चांसेस बन गए। तो अब टकराने के चांसेस बन गए, मतलब रेजिस्टेंस और बढ़ गई। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस कम थी क्योंकि वो पहले बड़ी आसानी से गुजर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, तो हमें करंट मिल रहा था। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन जो कि पहले मूव कर रहा था, अब वो भी क्या टकराना शुरू कर गया। जब वो टकराएगा तो आगे नहीं पहुंचेगा, जब आगे नहीं पहुंचेगा तो करंट नहीं हमें मिलेगा, तो करंट नहीं मिलेगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, the amplitude of the amplitude of the atoms of lattice also increases. So the chances of collisions also increases, and the chances of collisions causes resistance of that conductor. Is it clear? तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जब रेजिस्टेंस बढ़ गई, इसका मतलब है कि हमने जो टेम्परेचर बढ़ाया है उस पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमें मिल गई। ओके, तो यही बातें जब मैंने अभी बोली हैं यही आप क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक हो गया। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से एम्पलीट्यूड जब वो बढ़ता है, जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब गुजरते हैं तो उनके सामने से एटम जो है वो उनके टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि वो एटम जो है वो हमें ज़्यादा ऑफर कर रहा है। क्या ऑफर कर रहा है? रेजिस्टेंस की ऑफर कर रहा है, टकराने की ऑफर कर रहा है। तो टकराएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इस तरह जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, हमेशा इंक्रीज होगी। कंडक्टर में ये याद रखिएगा, कंडक्टर्स में हमेशा, इन कंडक्टर्स, ये बात हमेशा याद रखने, इन कंडक्टर्स resistance always increases by increasing the temperature. हाँ, रेजिस्टेंस कम बढ़ती है या ज्यादा बढ़ती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन बढ़ेगा जरूर। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। इस चीज को हमेशा जो है वो आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब ओबेज ओम्स लॉ? कि कौन सी मुश्किलात आती हैं टेस्ट करने में जब हम लाइट जो बल्ब का जो फिलामेंट है आया कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है, तो उसकी टेस्टिंग में हमें किस किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो जो मेन डिफ़िकल्टी होती है उसमें टेस्टिंग के दौरान वो ये है कि उसका बढ़ा हुआ टेम्परेचर, इंक्रीज शुदा टेम्परेचर। ठीक है, सो द मेन डिफ़िकल्टी इज़ राइज इन टेम्परेचर इन टेस्टिंग द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब। अब ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह यह है कि जब शुरू में हम उस फिलामेंट में से करंट को पास करवाते हैं, करंट की स्मॉल वैल्यू पर, द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, द टेम्परेचर ऑफ दैट मटेरियल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है जी, फिर से जब हम इसमें से करंट को पास करवाते हैं शुरू में, तो करंट की कम वैल्यू पर इसकी जो रेजिस्टेंस होती है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तकरीबन जब वो कांस्टेंट की लाइन में ही रहता है। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट पर हम क्या देखते हैं कि ये जो फिलामेंट है, ये अगर हम इसका V और I के दरमियान ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मिलती है। ठीक है, इसका मतलब कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन शुरू में जब करंट, अभी हमने इसको स्विच ऑन किया है,
तो स्विच ऑन करने पर हम क्या देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, वो तकरीबन उसी स्टेट में होता है जो स्विच ऑन करने से पहले था। लेकिन हम बाद में क्या देखते हैं कि बाद में जब हम इस बल्ब को इसका जो करंट है वो अगर हम इंक्रीज करते हैं तो करंट के इंक्रीज करने पर जो एनर्जी का जो डेसिपेशन है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है। जैसे आप जानते हैं जूल्स लॉ के मुताबिक W इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो जब हम करंट की जो है वो कम वैल्यू होती है, करंट की कम वैल्यू पर जो हीट होती है, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, हीट है। तो जो हीट है वो कम होगी, तो हीट कम होगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होता मतलब फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, और जिसकी वजह से उसकी जो रेजिस्टेंस रहता है वो भी हम उसको क्या मानते हैं कि वो कांस्टेंट है। तो इस तरह जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा होता है इनिशियली। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ में कुछ इसका इस तरह मिलता है कि जिस तरह ओमिक कंडक्टर्स का होता है, ठीक है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसी मिलती है। तो ये स्ट्रेट लाइन का मिलना इस बात का ही सबूत है कि वो मटेरियल जो है वो ओमिक लॉ को फॉलो कर रहा है। ओमिक लॉ को फॉलो करने से मुराद ये है कि उसकी फिजिकल जो स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट जो है उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे ही हमें फिलामेंट में मिलता है इनिशियल केस के अंदर, जब एनर्जी का डेसिपेशन कम होता है, करंट की वैल्यू कम होती है। लेकिन जो ही हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम टी, करंट की वैल्यू जब बढ़ती है तो क्या होता है, जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एनर्जी का जो डेसिपेशन है, एनर्जी का जो डेसिपेशन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एनर्जी का डेसिपेशन इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब जो वहाँ की जो हीट है, हीट से जो टेम्परेचर बनता है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है कि जो फिलामेंट होता है ना वो बेसिकली बहुत ही बारीक वायर होती है। ठीक है, ये दिखने में एक ऐसे जैसे स्प्रिंग होता है उस तरह की शेप में ये बहुत ही बारीक वायर जब रखी जाती है और उसमें से करंट को पास करवाया जाता है। तो बहुत ही बारीक वायर से मुराद ये कि आपने एरिया बहुत कम कर दिया। जब एरिया बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो जब उसमें से चार्जेस गुजरेंगे तो क्या होगा, उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फिलामेंट जो होता है उसकी एक तो लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और एरिया बहुत कम होता है। तो लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और उसके बाद आपने लेंथ को जितना ज़्यादा आप उसको स्ट्रेच करते जाएंगे तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, उतना ही कम होता चला जाएगा। तो एरिया भी आपने कम कर दिया, तो एरिया भी कम कर दिया, लेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। दोनों फैक्टर जब वो चेंज होते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, तो आपने एरिया जो है वो बहुत कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और लेंथ को भी आपने बढ़ा दिया है तो इससे भी रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दोनों फैक्टर आप एक साथ बढ़ा रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो होता क्या है कि जब चार्जेस वहाँ से बहुत ही बारीक वायर में से गुजरते हैं, ठीक हो गया, तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का हीटिंग इफेक्ट के साथ, हीट के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। तो रेजिस्टेंस बढ़ी तो हीट बढ़ी, हीट बढ़ी तो उसका टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब कि वो फिजिकल स्टेट उसने खो दी, फिजिकल स्टेट उसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। जब फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं रहेगी तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसीलिए जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करते करते हम क्या देखते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो बेंडिंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इससे मुराद ये है कि वो अब वो नॉन ओमिक मटेरियल बन चुका है, अब उसके ऊपर ओम्स लॉ नहीं अप्लाई किया जा सकता। ठीक हो गया, क्योंकि उसने अपना फिजिकल स्टेट खो दी है, उसने अपना टेम्परेचर राइज कर लिया हुआ है। तो जिसकी वजह से यही मुश्किल हमें पेश आती है जब हम उसको टेस्ट करने जाते हैं। तो पहले वो ओमिक बिहेवियर शो करता है, फिर वो नॉन ओमिक बिहेवियर शो कर लेता है। तो इस तरह भी हमें जब वो कैलकुलेशन में जब वो मुश्किल पेश आती है, डिफ़िकल्टीज आती है।